नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नोटिफ़िकेशन लेके आया हूँ। मैंने इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपको दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या प्रावधान है। तो आपको नोटिफ़िकेशन आया है कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय की रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका को जारी किया हुआ है। तो हम इसमें पूरी जानकारी आपको आपको बताएँगे कि आपकी सबसे पहले बात करें तो इसकी आवेदन करने का दिनांक है, स्टार्ट होने का दिनांक है, उसका दिनांक है 3/10/2025 को और इसकी अंतिम तिथि होगी आपकी 17/10/2025 तक। आवेदन में आप संशोधन करना चाहते हो तो आप 3/10 से और 22/10 तक आपको इसमें संशोधन कर सकते हो। अब परीक्षा दिनांक की बात करें तो परीक्षा आपकी होने वाली है 10 दिसंबर 2025 से आपकी परीक्षा होने वाली है। और हम आगे बात करते हैं कि इसमें फीस का क्या सिस्टम होने वाला है। तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए ₹500 प्रति प्रश्न पत्र फीस लगेगी और जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए ₹250 फीस लगने वाली है प्रति प्रश्न पे। तो यह हो गई बात किसकी, सीधी पदों वालों की, सीधी भर्ती पदों की हेतु। अब पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा होगी, उसमें आपको ₹200 और ₹100 का प्रावधान किया है। ₹200 अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और ₹100 अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे हम इसके बारे में और जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। हम बात करते हैं कि इसमें जो सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक के पद हैं, इनमें कितनी-कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सूबेदार यानी कि अनुसचिवीय शीघ्र लेखक सामान्य शाखा पोस्ट कोड नंबर 1 में इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं। इसमें आपकी 90 वैकेंसी होने वाली है। और आगे देखें कि सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र विशेष शाखा पोस्ट 2 में आपकी 10 वैकेंसी होने वाली है। मतलब कि सीधी बात करें तो सूबेदार शीघ्र लेखक की आपकी 100 वैकेंसी होने वाली है। और दूसरा देखें कि सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई की वैकेंसी होने वाली है आपकी, इसमें 110 वैकेंसी ये हैं। और आगे देखें तो सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय मैदानी इकाई में आपकी 220 पोस्ट है। और आगे देखें तो आपकी 55 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिला के आपकी 400 पोस्ट इसमें है और 100 पोस्ट उसमें है, तो माना कुल मिला के आपकी 500 पोस्ट होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि पद का वेतनमान क्या होगा। तो सूबेदार यानी कि शीघ्र लेखक का पद का वेतनमान होगा 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये तक। दूसरा है सहायक उप निरीक्षक का, तो इसमें आपको 19,500 से 62,000 तक आपकी वेतन होने वाला है। तो इसमें सूबेदार की 2 शाखा हैं, सामान्य शाखा और विशेष शाखा। और सहायक उप निरीक्षक की 4 शाखा हैं, सामान्य शाखा, मैदानी इकाई, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग। इस अनुसार आपकी ऊपर वैकेंसियों को बाँटा है। आगे देखें कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी यानी कि नहीं है, मतलब कि यहाँ का मूल निवासी नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश के, उनको आयु में और रिजर्वेशन में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी यदि मध्य प्रदेश का है तो उसके लिए मूल निवासी होना ज़रूरी है, तभी उसको लाभ मिलेगा। और जो अदर राज्य से व्यक्ति आएँगे उनके लिए 17/10/2025 को 33 वर्ष की आयु को कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इसमें। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में आप बात करेंगे तो सूबेदार यानी कि शीघ्र लेखक की हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए। और दूसरा आपको आशुलिपि शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि सीबीसीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन डीओईएसीसी द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर आपकी अगली योग्यता है जिसमें कि आपको शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर, यह आपको जो या करके दिया हुआ है, ये घा के या में जितने दिया है, इसमें आपकी कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सहायक उप निरीक्षक के बारे में। तो सहायक उप निरीक्षक को 12th पास होना चाहिए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित यानी कि सीबीसीटी होना चाहिए। और इसमें इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में। अब गा को इन्होंने डिवाइड कर दिया है या करके, या तो आप कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक विभाग से हो, या फिर आप इसमें देखें कोपा से 1 वर्षीय प्रमाण पत्र हो आपके पास। तो इस प्रकार से आपको अलग-अलग योग्यताएँ हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं निर्धारित आयु सीमा। तो दोस्तों दिनांक 17/10/25 को बेहद आयु पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग अधिकतम आयु निर्धारित की है। हम बात करते हैं पुरुष की, जो कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए 33 वर्ष आयु रखी गई है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 33 वर्ष आयु।
और जो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो अन्य प्रदेश से हैं, बाहर राज्य के हैं, उनके लिए 33 वर्ष आयु अधिकतम। और महिला जो कि सभी श्रेणी की अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 33 वर्ष की या 38 वर्ष की आयु रखी हुई है। आरक्षित श्रेणी यानी कि SC ST OBC के लिए 38 वर्ष, और सभी श्रेणी के जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या फिर संघर्ष सैनिक हैं, उनके लिए 38 वर्ष, और जो जिसने अंतरजातीय विवाह किया है उसको 38 वर्ष। महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह तो उनके 43 वर्ष है। अलग अलग आप अपने अनुसार देख लें। और इसमें विक्रम पुरस्कार विजेता है तो उसके लिए 38 वर्ष रखी गई है आयु, और महिला के लिए 43 वर्ष, और आरक्षित श्रेणी से विक्रम पुरस्कार विजेता को 43 वर्ष आयु रखी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी में बात करते हैं कि परीक्षा योजना क्या रहेगी। तो दोस्तों, परीक्षा योजना आपकी 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण में आपकी होगी लिखित परीक्षा, जो कि हिंदी भाषा में MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, और द्वितीय चरण परीक्षा में आपका दस्तावेज परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। आपके 2 ही चरण होंगे, तो इसको हम विस्तार से जानते हैं कि प्रथम चरण परीक्षा योजना क्या होगी। तो प्रथम चरण परीक्षा योजना सूबेदार और शीघ्र लेखक तथा सहायक उप निरीक्षक दोनों के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें आपकी 2 घंटे का पेपर होगा, और अंक की योजना समझें तो अधिकतम 100 अंक का आपका पेपर होगा, और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका जो आपका MP पुलिस कांस्टेबल में था, वही सिलेबस इसमें है। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के हैं, 30 अंक आपकी बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के हैं, और 30 अंक आपके विज्ञान एवं सरल अंक गणित के हैं। अब आगे और देखते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय चरण की परीक्षा। दोस्तों, द्वितीय चरण की परीक्षा में दस्तावेज परीक्षण का आयोजन एक चयन समिति, जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। मतलब पुलिस महानिदेशक के नज़रों में किया जाएगा। तो प्रायोगिक परीक्षा देखें कि चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी, उनके द्वारा आशुलेखन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। और खा में बताया कि प्रायोगिक परीक्षा सूबेदार शीघ्र लेखक हेतु अनुसूची 1 एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसूची 2 के अनुसार आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, आगे मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि प्रायोगिक परीक्षा में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अभी मैं बता देता हूं कि प्रायोगिक परीक्षा में आपको कम से कम 30% अंक लाना आवश्यक होगा। यदि आपका 100 नंबर का पूर्णांक है तो आपको 30 नंबर आपके आएंगे, तभी आप पास माने जाओगे। तो दोस्तों, अंतिम चयन होगा आपका। अंतिम चयन जब होगा तो अभ्यर्थी का उनकी लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होने वाला है। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड। तो इसमें थोड़ा बहुत शारीरिक मापदंड की भी आवश्यकता होगी। तो इसमें सूबेदार जैसे कि शीघ्र लेखक है, उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 162 ऊंचाई होना चाहिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और सहायक उप निरीक्षक, इनके लिए पुरुष की 162 और महिला के लिए भी 152। आपका सीना में छूट मिली हुई है, इसमें किसी को भी सीना नहीं देना है। और शारीरिक मापदंड जितना दिया है हाइट में, तो वह आपकी छूट नहीं दी जाएगी, उतनी आपकी होना ही चाहिए। आगे और बात करते हैं कि स्वास्थ्य मापदंडों के निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मतलब आपका मेडिकल भी होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो आपका कद का माप होगा, हाइट का माप होगा। दूसरा आपकी दृष्टि का माप होगा। दृष्टि में अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए, और बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए, जिसका इशारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। नौकनी नौकनी जानते होगे, और फ्लैट फुट, इनको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नौकनी मतलब जिसकी घुटने आपस में मिलते हो, और फ्लैट फुट जिसके तलवे बिल्कुल सपाट हों। ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल भी इसमें दावेदार नहीं होंगे, इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। चौथा है, अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपकी शारीरिक परीक्षण होगा, मेडिकल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको आपकी प्रायोगिक परीक्षा कैसी होने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम समझते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची 1 सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक प्रायोगिक परीक्षा कैसी होने वाली है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कुल अवधि आपकी होगी 1 घंटे की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का, और आपको इसमें कम से कम मिनिमम 30 अंक लाना जरूरी है। अब देखें, हिंदू आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड, श्रुत लेख और अनुलिपि टंकण परीक्षा होने होगी इसमें आपकी। तो इसमें हिंदू आशुलिपि श्रुतलेख 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के लिए दिया जाएगा। दिए गए श्रुतलेख की अनुलिपि का टंकण भी करना होगा। कुल 2 हिंदू आशुलिपि श्रुतलेख 5 मिनट प्रत्येक के लिए दिए जाएंगे। मतलब आपको 2 हिंदी आशुलिपि दिए जाएंगे, और आपको
प्रत्येक के लिए 5-5 मिनट दिया जाएगा। इसमें आपके और भी प्रावधान है कि परीक्षा प्रारंभ होने पर से 5 मिनट प्रत्येक के लिए 2 आशुलिपि श्रुतलेख दिए जाएँगे और प्रत्येक श्रुतलेख के लिए आपके 5 मिनट प्रारूप पढ़ने के लिए और सुधारने के लिए दिए जाएँगे। मतलब आपको सिर्फ़ 5 मिनट मिलेगा जो जिसमें आपको पढ़ना भी है और सुधारना भी है। और अगला है टंकण, मतलब 20 मिनट प्रत्येक आशुलिपि श्रुतिलेख टंकण के लिए दिए जाएँगे। यह पूरे समय कंप्यूटर पर दर्ज होगा। अभ्यर्थी दिए गए समय में ही अनुलिपि कार्य करना होगा। कोई अतिरिक्त समय इसमें दिया नहीं जाएगा। मतलब आपको दिए गए समय में पूरा कार्य करके दिखाना है, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। अब आशुलिपि के प्रत्येक हिंदी श्रुतलेख का मूल्यांकन प्रत्येक के 10 अंक अधिकतम में किया जाएगा। आशुलिपि के प्रत्येक हिंदू श्रुतलेख की अनुलिपि के टंकण का मूल्यांकन प्रत्येक के 40 अंक अधिकतम में किया जाएगा। अब हम इसमें और आगे डिटेल से बात करें तो पूर्ण त्रुटि, निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। ऐसी कौन-कौन सी त्रुटि हैं जिनको हम पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा? तो नंबर 1 है, प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर आपकी त्रुटि मानी जाएगी और प्रत्येक शब्द या संख्या को अतिरिक्त जोड़ने पर भी आपकी त्रुटि मानी जाएगी और गलत शब्द संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर भी आपकी त्रुटि मानी जाएगी और प्रत्येक सही शब्द संख्या के साथ गलत शब्द संख्या की अदला-बदली करते हो जो परिच्छेद में नहीं है, तो वह भी आपकी गलती मानी जाएगी और प्रत्येक शब्द संख्या जो गद्यांश में नहीं है, जैसे पाठशाला के स्थान पर पाठशाला या सरकारी के स्थान पर सकरारी जोड़ना आदि यदि आप करते हो, तो भी आपको पूर्णतः त्रुटि मानी जाएगी और आपको नंबर नहीं दिए जाएँगे। अब वाक्य रचना में यदि अशुद्धि है, जैसे मुझे जाना है के बजाय आपने मुझे है जाना लिख दिया है या फिर कह दिया है, तो इसे भी एक अशुद्धि मानी जाएगी। और आधी त्रुटि किसे मानेंगे? आधी त्रुटि में कौन-कौन सी कैटेगरी हैं, इसे भी देखते हैं हम। आधी आधी त्रुटि मानेगी जैसे कि स्पेसिंग गलती, जहाँ 2 अक्षरों के बीच स्थान में यदि आपने स्पेस नहीं दिया है या 2 अक्षरों या किसी शब्द के बीच में अधिक स्थान दे दिया है, तो आपकी उसमें आधी गलती मानी जाएगी, पूर्ण गलती नहीं मानी जाएगी। अब एक शब्द में उन सभी गलतियों के रूप में गिना जाएगा, लेकिन किसी एक शब्द में की गई कुल गलतियों को उस शब्द को बिल्कुल ना लिखने पर एक गलती से अधिक नहीं माना जाएगा। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्ट्रोक वर्डों की संख्या दिए गए गद्यांश में स्थान की गणना की जाएगी और तदनुसार कुल अभ्यर्थी के टंकण के स्ट्रोक अक्षरों स्थान में अधिक कमी के अंकों को कटौती की जाएगी। आगे है प्रत्येक वर्तनी की गलती के लिए, जहाँ वर्तनी की त्रुटि इस प्रकार है, जैसे कि मैं के स्थान पर आपने मैं लिख दिया, यानी कि एक मात्रा की जगह आपने डबल मात्रा लगा दी और की के स्थान पर अपन ने बड़े की मात्रा की जगह छोटी की लगा दी और के स्थान पर आपने और लिख दिया। ये और है और इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है और है के स्थान पर आपने है की एक बिंदी लगा दी और प्रत्येक अन्य समान अशुद्धि के लिए प्रत्येक बार आधी गलती टंकण में त्रुटियों की गणना की तरीका आपका यह होगा कि त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए पूर्ण त्रुटि प्लस आधी त्रुटि बटे 2 गुणा 100 बटे लेखांक के कुल शब्द। इस प्रकार आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है और आशुलिपि नोटबुक अधीक्षक को लौटा दी जानी चाहिए, जो अनुलिपि के प्रिंट आउट से जुड़ी होगी। यह मूल्यांकन करते समय देखा जाएगा कि आशुलिपि नोटबुक में जितना लिखा गया है उतना ही टाइप किया गया है या फिर उससे अधिक। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को कंप्यूटर सिस्टम में परिचित होने के लिए 5 मिनट का सत्र दिया जाएगा। केवल टाइपिंग की गई सामग्री का ही मूल्यांकन किया जाएगा। पेन पेंसिल से किया गया कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं हम अनुसूची 2 में सहायक उप निरीक्षक की प्रायोगिक परीक्षा किस प्रकार होगी। इनको भी 1 घंटा दिया जाएगा और 100 अंक होंगे और टोटल, और इसमें 30 अंक आपको प्राप्त करना जरूरी होगा। अब परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थी को कंप्यूटर सिस्टम से परिचित होने के लिए 1 मिनट के 2 सत्र दिए जाएंगे। केवल टाइपिंग की गई सामग्री का ही मूल्यांकन किया जाएगा, पेन पेंसिल का नहीं किया जाएगा, जो कि आपको पहले बता दिया है। अब देखते हैं टंकण परीक्षा मतलब टाइपिंग। टंकण परीक्षा मतलब प्रश्न पत्र में यदि कोई शब्द गलत छपा है तो उसे जस का तस टंकण करने पर ही कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मान के चलो यदि आपकी जो आपको आयोग ने दिया है कि इसका आप टाइप करो और यदि आपने उसको सेम टू सेम गलती है तो गलती लिख दिया है और सही है तो सही लिख दिया है। यदि आपने ऐसा नहीं करेंगे तो गलती है और आपने सही कर दिया, तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो उसमें दिया गया है उसी को ही टाइप करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। और हिंदी में 600 शब्द प्रत्येक के 2 पैराग्राफ दिए जाएँगे, जिनमें से प्रत्येक पैराग्राफ को 30 मिनट में टाइप करना होगा। यह
उप निरीक्षक वालों के लिए है। इसमें आपको 600 शब्द प्रत्येक के 2 पैराग्राफ दिए जाएँगे, जिसे आपको 30 मिनट में टाइप करना होगा। अब हिंदी टंकण में अधिकतम अंक आपके 50 अंक प्रत्येक पैराग्राफ के होंगे, मतलब एक पैराग्राफ आपका 50 अंक का होने वाला है। मूल्यांकन प्रक्रिया हिंदी में त्रुटियों के प्रकार। अब जब हम मूल्यांकन करेंगे, जब इसमें समिति मूल्यांकन करेगी, तो किस-किस प्रकार की त्रुटि मानेगी? इसमें पूर्ण त्रुटि, निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। नंबर 1, प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर, मतलब यदि आपने शब्द संख्या छोड़ दी, तो आपकी त्रुटि मानी जाएगी। और यदि आपने प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ दिया, अपने मन से ज़्यादा जोड़ दिया, तो भी त्रुटि मानी जाएगी। और गलत शब्द संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर भी आपकी त्रुटि मानी जाएगी। और प्रत्येक सही शब्द संख्या के साथ गलत शब्द संख्या की अदला-बदली करने पर भी आपकी त्रुटि मानी जाएगी। और प्रत्येक शब्द संख्या जो गद्यांश में नहीं है, जैसे पाठशाला के स्थान पर पाठशाला या सरकार के स्थान पर सरकारी जोड़ना आदि, यह सब इसमें त्रुटि आपकी पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। जो मैंने त्रुटि अभी आपको बता दी है, बस उसी प्रकार की इसमें भी त्रुटि मानी गई है। तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और इसको आगे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और आपको जो मैंने आपको ये प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया है कि इसमें कैसे क्या होगा, इसका मूल्यांकन क्या होगा, इसमें कितना समय वगैरह, त्रुटि कौन सी गिनी जाएगी, कौन सी नहीं गिनी जाएगी, इसको देखोगे तो, इसको पढ़ोगे तो आपको तैयारी में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैंने पूरा विस्तृत वीडियो बता दिया है। ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पर एक ना एक कोई ऐसा वीडियो शायद डला ही हो। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सही से अपनी तैयारी करें। आगे दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसी प्रकार से आपको और वीडियो और सूचनाएं मिलती रहेंगी, और परीक्षा संबंधित तैयारी भी आपकी इसी चैनल पे हो जाएगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें।